सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, इस पे लगातार आपको टेस्ट सीरीज जो है मिलेंगे, वो भी अच्छे अच्छे संस्थानों के, जो आपके यूपीपीसीएस जो है तैयारी में जो है चार चांद लगा देंगे। तो इसे दोस्तों काफ़ी ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ध्येय आईएएस का जो है उत्तर प्रदेश जीएस टेस्ट सीरीज 1। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है आर्टिकल 323 का के अंतर्गत, ऑप्शन बी आर्टिकल 324 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 का के अंतर्गत और आर्टिकल डी है 343 के अंतर्गत। तो इसमें जो है किस आर्टिकल के तहत जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बताइए। चलिए, इसमें जो है ऑप्शन सही है आपका, ए सही है। ठीक है, ये जो है ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 323 जो है अधिकरण से संबंधित है और ये जो है भाग 14 का क्या है, भाग 14 क के अंतर्गत आर्टिकल 323 क से 323 ख आर्टिकल आता है। तो चलिए नेक्स्ट जो दिया है 324, आर्टिकल 324 ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 324 क्या है, ये जो है आर्टिकल 324 ये आपका निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल जो है 243, आर्टिकल जो 243 है आपका जो है ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल जो 243 है वो किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 343, आर्टिकल जो है 343 जो है ये हमारा भाग 17 में है और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, यह एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन बी, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन सी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन डी, विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के बाद संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन बी सही है, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3। निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी, एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी, पी.के. थुंगन समिति। तो दोस्तों द्विस्तरीय जो है पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में अशोक मेहता समिति ने जो है सुझाव दिया था वर्ष 1977 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी, अशोक मेहता जो समिति है उन्होंने द्विस्तरीय जो है सुझाव का प्रतिमान प्रस्तुत किया था, जबकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? तो ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य में ये नहीं है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला पॉइंट, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। देखिए, पहला है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल पॉइंट पहला सही हो गया। दूसरा दिया है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तो देखिए अभी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोवा के लिए जो है आर्टिकल 370I, याद रखिएगा 370I, ये जो है गोवा के लिए विशेष संबंध 370I। इसी प्रकार जो पहला ऑप्शन दिया है 371H, ये किससे संबंधित है? ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आर्टिकल 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 371G ये किससे संबंधित है? ये जो है मिजोरम से संबंधित है। तो हमें बस पूछा गया था कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, इस किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, चलिए देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। रीजन आर दिया है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पहला देखिए, इसमें ए जो दिया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो कथन जो ए है असत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, परंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। अभिकथन ए गलत। अभी देखिए नीचे, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्य राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत परंतु आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने किया? तो आंसर कौन सा सही है? सरकारिया आयोग जो है, ऑप्शन बी सही है। सरकारिया आयोग ने जो है अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का जो है सिफारिश किया था। संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला पॉइंट, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है। भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है पहला पॉइंट जो दिया है कि इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। ये राज्य के ऊपर है, आप फोर्सफुली जो है इसे लागू नहीं करा सकते।
ठीक है, तो ये पहला इसमें सही है 9। चलिए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो आर्टिकल 330, आर्टिकल जो है 330 में ये प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, आर्टिकल 330 भाग जो है 16। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया? ठीक है, तो ये है सामाजिक समानता से संबंधित है, सामाजिक जो है समानता से संबंधित है। आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? ये जो है आप पढ़े होंगे, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, इससे संबंधित है। आर्टिकल 18 क्या है आपका? उपाधियों का अंत। जैसे पहले राजा महाराजा धीराज लगाते थे, उपाधियों का अंत, तो ये समाप्त हो गया। केवल जो डिफेंस में है या जैसे आप ज्ञान के द्वारा योग्यता के द्वारा, जैसे डॉक्टर हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ये केवल प्रदान किए जाते हैं जो संवैधानिक तरीके से हैं, लेकिन अनुचित तरीके से किसी को जो है उपाधि नहीं प्रदान किया जाता है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत वर्णित है, जिसका तात्पर्य है कि केंद्र या राज्य सरकार सेवा अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर और किसी उपाधि को प्रदान नहीं कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल जो है 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन सी, दंडित कैदियों को क्षमादान करना, ऑप्शन डी, राज्यों एवं केंद्र के बीच उत्पन्न विवाद का निर्णय करना। देखिए, दंडित कैदियों को क्षमादान करना ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, दंडित कैदियों को क्षमादान करना जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। किसका कार्य है फिर? तो दंडित कैदियों को क्षमादान का अधिकार जो प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, यानी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब आर्टिकल और प्रावधान देखिए, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से सही है। आंसर सी देखिए, आर्टिकल देखिए 320 दिया है, तो 320 किससे संबंधित है? आर्टिकल 320 जो है आपका लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो पहले इसको हम मैच करते हैं, फिर बताएंगे कौन से सही हैं। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। आर्टिकल 330 जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति, ठीक है, आर्टिकल 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य संबंधित है। आर्टिकल 330 जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 323 ए ये जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। तो यहाँ हमें मिलान करना था कि कौन जो है सही उत्तर हमें चुनना था। देखिए अभी कौन कौन सा सही हो गया बताइए। ऑप्शन जो है सी सही हो गया, अभी हमने बताया था आपको, ऑप्शन सी सही हो गया, 3421। ठीक है, 3421। ऑप्शन कौन सा सही है? 3421।
चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 85 में यह मेंशन है, ठीक है, कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता 2 सत्रों के बीच में, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाते हैं और जिसमें दोनों जो सत्रों के बीच का समयांतराल है वो 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो ये जो है आर्टिकल 312 में मेंशन है, अखिल भारतीय सेवा के सृजन के अधिकार से रिलेटेड है और इसमें जो है 2/3 बहुमत द्वारा सृजन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? आंसर सी सही है, हरिजन सेवक संघ। इसका पहले नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया। इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये जो है हॉकिंस से संबंधित है। हॉकिंस को ही जो है जहांगीर ने जो है इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? तो वो जो है रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और संस्थापक है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मिलान करते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। पेरिस इंडियन सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम कामा ने। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना तारकनाथ दास ने। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना सोहन सिंह भागना ने। तो कौन सा जो है देखेंगे अब ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है पहला ही ऑप्शन सही है, नहीं बिल्कुल जो है ये अरेंज था। कभी कभी जो है आपको भ्रमित करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आप जो है इधर उधर जो है ए का बी का सी इधर उधर आप टिक कर दें या मिलान कर दें, तो इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप अगर 2 या 3 भी याद है तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नीचे मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया। दोस्तों बिल्कुल सही है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है।
तो स्टेटमेंट सही हो गया। नीचे मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया, जी बिल्कुल लागू करवाया। तो हमारा क्या हो गया, जो अभिकथन यानी स्टेटमेंट ए है और रीजन यानी कारण जो आर दिया है दोनों ही सत्य है, और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? आंसर बताइए कमेंट में। तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, यानी दोनों लोग ही भारत के जो है पुनर्जागरण के पिता, राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। सॉरी दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा गलत हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम का संबंध किससे है? तो ये जो है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है, संगम साहित्य में कावेरी जो पट्टनम है उसका संबंध जो है, कावेरी पट्टनम का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर थी और बाद में पुहार राजधानी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? गोस्वामी तुलसीदास जो है, तो ये जो है बाबर के समकालीन नहीं थे। जो तुलसीदास हैं वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? आंसर ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन जहां नहीं लिखा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो विज्ञानेश्वर इन्होंने रचना किया मिताक्षरा, बिल्कुल सही। माधव नकासुर विजय, ये भी सही। जयदेव ने लिखा गीत गोविंद, यानी गलत। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी, ये सही नहीं है, क्योंकि शंकर विजय की रचना जो है गंगाधर ने नहीं किया है, इसकी रचना विद्यारण्य द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला पॉइंट, इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ऑप्शन बी, गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऑप्शन सी, इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। और ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल ही ये सारे पॉइंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 33, मामल्ल शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? मामल्ल शैली का जो विकास है किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो आंसर है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब तैमूर आक्रमण किया भारत में 1398 में, उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंश का जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों? बी। 35, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालानुक्रम
व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो है इसमें दिया है सरेपोल। सरेपोल का जो युद्ध है वो कब हुआ? ये हुआ था, सरेपोल का जो युद्ध है ये हुआ था 1501 में। ठीक है, दोहरिया का जो युद्ध है ये हुआ था 1532 में। पहले इसको देख लीजिए। खानवा का युद्ध काफी फेमस है, कब हुआ था? 1527 में। इसके पहले जो है पानीपत का युद्ध हुआ था ना 1526। चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, ये चौसा का युद्ध हो गया। अब देखिए, अरेंज कीजिए इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सरेपुल का युद्ध, यानी ऑप्शन 2 पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए खानवा का युद्ध 1527, तो 1501 के बाद 1527 हो गया, फिर 1532 हो जाएगा। इसके बाद ये अपना 1539 चौसा का युद्ध, यानी ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था अफगान सरदारों की समानता पर। ठीक है, अफगान सरदारों की समानता पर। चलिए देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक की अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, संदेह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। रीजन यानी आर, इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए संदेह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, बिल्कुल सही है। इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, यह भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे जो है उत्तर वैदिक काल सभ्यता पे काफ़ी अच्छा जो है वीडियो बनाया है। आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल और वहाँ से फुल डिटेल पढ़िए, देखिए आप। ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन जो है देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य है, माने कौन से गलत है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से गलत हैं। देखिए, पहला, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बिल्कुल जो है देखिए, बौद्ध साहित्य को जो है बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहा जाता है, बिल्कुल सही है पॉइंट। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी पॉइंट सही है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, ये भी पॉइंट सही है। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, तो ये चारों ही पॉइंट सही है। इसमें पूछा है कौन सा या कौन से असत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो इसको ठीक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी सही है, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया जो है। कलकत्ता में इसकी जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था, से निम्नलिखित
में से कौन एक संबंधित नहीं है? देखिए इसमें जो है बी जो है संबंधित नहीं है उत्तर प्रदेश किसान सभा से। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा जो है इस उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर सी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में जो शिमला में आयोजित हुआ सम्मेलन, कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उन्होंने किया, अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, बताइए कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेवर्ट क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इसलिए जो है आंसर हमारा सही हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित युग्मों में से जो पेयर दिया गया है उनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 43 ऑप्शन जो है इसमें सही है बी क्या है? गलत सुमेलित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो मलुक दास हैं ये राजस्थान दिया हुआ है, जबकि इनका जन्म जो है इलाहाबाद के कारा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और मूलतः ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहे, इसलिए जो है ये गलत है। बाकी शंकर देव असम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है, नामदेव जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? आंसर देखिए बी, रोलेट अधिनियम। रोलेट अधिनियम जो है कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है। तो चलिए देखते हैं इसका टाइम पीरियड जो है, तो और आपको समझ में आएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध आपने पढ़ा होगा, काफी फेमस है, 1829 में। रोलेट अधिनियम 1919 में आया था। ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर? तो देखिए रोलेट जो है 1919 में है, तो ये आ जाएगा आपका जो है अंतिम स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगाइए। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये जो है 1775 से 82 ईस्वी, 1775 से 82 ईस्वी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1824 से 1826 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 92। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये जो है 1848 से 1849। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप देखिए
ऑप्शन सही हो जाएगा सी। पहले का पहला हो गया, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, दूसरे का चौथा 1824-26 हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हो गया, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। ठीक है, अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की? ठीक है, किस एक आंदोलन के तहत जो है कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान किया? तो ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है? आंसर हो जाएगा बी, मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस है ये बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। मेनिंजाइटिस बीमारी से क्या होता है, ये मस्तिष्क में जो है मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सीरोटोनिन, क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? एलर्जी के समय। यदि जब एलर्जी हो जाती है बॉडी में तो सीरोटोनिन जो रसायन है उसका स्रावण काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? तो ये कायिक रोध इससे संबंधित है। इसमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ही प्रतिरक्षा होता है, जिसे सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा दो वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। मुख में लार बनना, आंखों में आंसू, अमाशय में अम्ल कायिक रोध के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर सी सही है, भ्रूण। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? भ्रूण जो है। भ्रूण के अंदर मूलांकुर एवं प्रांकुर नामक संरचना पाई जाती है, जिससे क्रमशः जड़ एवं तने का विकास होता है। इसीलिए भ्रूण को जो है बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? आंसर है स्पाइडर वानर, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 53, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। इसके तहत जो है उन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एवं आघात अवशोषक की भूमिका का निर्माण करना है। इससे संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने में मदद मिलती है। दिस हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो 1986 अधिनियम द्वारा, एक्ट 1986। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से फाइटोप्लैंक्टॉन्स के संबंध में सत्य है? देखिए, समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी है। यस, इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? आंसर देखिए, बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र जो है अंतःग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? कौन सा दर्रा है जो भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ता है? तो ये है नीति दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। रीजन आर, परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ही पॉइंट सही हैं। भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? देखिए, ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो कौन से कलर को जो है नहीं सही तरीके से पहचान पाता है, ठीक है, और उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है लाल एवं हरा, इसमें जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो सही तरीके से इसको नहीं पहचान पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। और तीसरा पॉइंट है, गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो देखिए, पहला पॉइंट कि भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है, ये गलत दिया है। गुजरात राज्य के बाद जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो ये महाराष्ट्र जो है गलत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो ये है बेतवा। ये है बेतवा नदी जो है हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? एथमाइड जो नामक बोन होता है, अस्थि होता है, वो जो है नाक में पाया जाता है, यानी नोज में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, बिल्कुल सही है।
नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया का ही दान किया जाता है, यह भी सही है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये जो है मृत्यु के 4 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी जो है अच्छे तरीके से दूसरे को जो है ये लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 24 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। कितने घंटे? 4 घंटे बाद, ठीक है। नेक्स्ट, कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा एक सही नहीं है, वो जो है आपका सी गलत है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर लिखा है, जो कि दोस्तों 4 घंटे के अंदर जो है ये दान करना चाहिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। ए, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक एरिथ्रोपिएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। रीजन, एरिथ्रोपिएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है ए दिया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक एरिथ्रोपिएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है, जी बिल्कुल सही है। नीचे एरिथ्रोपिएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो ये पॉइंट भी सही हो गया। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ठीक है, जस्ट ऑप्शन ए सही है, इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है? पेरिटोनियम वृक्क के चारों तरफ से घेरने वाला एक झिल्ली है, जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, ये भी सही है। यकृत मूत्र का निर्माण जो है ये गलत। वृक्क यूरिया का निर्माण, ये दोनों जो है गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 3 और 4। देखिए मानव में अमोनिया का निर्माण प्रोटीन के उपापचय से प्राप्त नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से होता है। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, यकृत जो है अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, जबकि वृक्क रक्त को छानकर, वृक्क क्या करता है? रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। तो वृक्क होता मूत्र का निर्माण और यकृत होता ये, तो इसलिए जो है 3 और 4 गलत, सुमेलित नहीं है। तो आंसर यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक। ये देखिए केंद्रीय धान अनुसंधान जो है कहाँ पे है? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में। जब कच्चा चावल खाएंगे तो कैसी आवाज करेगा? कट कट। तो याद रखिएगा कटक। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है? ये है आपका भोपाल में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये कहाँ पे है? झांसी में है। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये डी का हो जाएगा 1, नई दिल्ली। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। 4 3 2 1, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं। रीजन, दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। ये देखिए, तो ऑप्शन जो है ए सही हो गया।
ऑप्शन ए सही है कि हृदय शूल को हृदयाघात का पुरोगामी कहा जाता है। रीजन दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है, ये पॉइंट भी सही है, लेकिन आर जो है ए का सही जो है व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, मिलान करना है आपको सूची 1 और सूची 2। देखिए, कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी जो है किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, हृदय से। मेसेंट्रिक धमनी, मेसेंट्रिक धमनी जो है आहार नाल। रीनल धमनी, रीनल धमनी जो है ब्रिक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, इसमें हो गया डी सही। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। स्फिंक्टर जो है नामक कपाट मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाया जाता है स्फिंक्टर जो है, तो इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है, तो जानते ही हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ऊर्जा उत्पादक श्रेणी में इसको रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। देखो, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन तो पाया जाता है, लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन अब नॉर्मली जहाँ पे जब भूकंप आती है तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, अक्रिय गैस रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, सोन, उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, सिंधु, पूर्ववर्ती नदियां हो गई सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। सिंधु, सतलज, गंगा जो है, गंगा भी शामिल है इसमें, जबकि आपका सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, ये सब जो नदी है ये अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी जो है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। दूसरा पॉइंट, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसमें सही है फान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। हैलोफाइट, हैलोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। पाइरोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, तो बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आंसर ए सही है, लिथोफाइट, ये कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पति है। ठीक है, हैलोफाइट ये जो है नमकीन जो है मिट्टी पर उगती है। ठीक है, पाइरोफाइट, पाइरोफाइट जो है अग्नि प्रतिरोधी। ठीक है, पाइरोफाइट क्या है, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति है। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट क्या है, जल की ऊपरी सतह पर, जल के ऊपर जो उगने वाली वनस्पति होती है उसको हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर सही है ए। चलिए ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए, सूनहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। सूनहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। दूसरा दिया है, कील नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ता है, गलत।
सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये पॉइंट सही है। जो कील शहर है, जो कील नहर है पश्चिमी जर्मनी में, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। तो दोस्तों आज जो है 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने देखा, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें बाकी जो है बचे हुए 75 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए जो है हम ऐसे ही टेस्ट सीरीज करवाते रहेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।